का आदर सहित यथोचित अभिवादन एवं स्वागत भी। सभी सदस्य अपने अपने इष्ट देव का ध्यान करें। माता गायत्री के मंत्रों का एक बार उच्चारण अवश्य कर ले। साथ ही अपने प्रेरणा के स्रोत एवं अपने गुरुजनों को अंतर्मन से अभिवादन कर ले। हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से प्रतिदिन कुंडली फलादेश पर आधारित कक्षा आयोजित की जाती है। आज की कक्षा की विषय वस्तु जैसा कि आप लोग व्हाइट बोर्ड पर देख रहे हैं, लिखा गया है कि एकाधिपत्य योग क्या है। यदि कोई सदस्य एकाधिपत्य योग के बारे में जानता हो तो कृपया हैंड राइज करें कि एकाधिपत्य योग क्या है। इसका कुंडली पर मनुष्य के जीवन पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक ही योग ऐसा होता है कि सभी योगों को कमजोर कर देता है और अपना योग आगे बढ़ा लेता है। केवल एक ही योग का प्रभाव पूरे जीवन भर देखने को मिलता है। वह ऐसे कौन से योग होते हैं? यदि किसी सदस्य को इसके बारे में पूर्व से कुछ ज्ञान हो कि एकाधिपत्य योग के बारे में, तो कृपया हैंड राइज करें। तो हम इस पर आगे बात बढ़ाते हुए चर्चा करते हैं कि एकाधिपत्य योग का मतलब क्या है। हमने अभी कुछ क्षण पहले भी कहा है कि कोई एक ग्रह का प्रभाव कई भावों पर होता है एवं अपना अधिकार भी जता देते हैं। यानी कि अपने जैसे गुण कई भावों पर, एक ही ग्रह के गुणधर्म कई भावों पर देखने को मिलता है और वह गुण व्यक्ति के जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। यह कुछ विशेष प्रभाव पड़ता है। इसे ही एकाधिपत्य योग कहते हैं। इसे ही एकाधिपत्य योग कहते हैं। आप सबों को एकाधिपत्य योग के बारे में पहले से ही पूरी जानकारी तो है। शब्द ही तो बदल गए, शब्द ही तो बदल गए, परंतु जो योग के बारे में हम लोग अभी पढ़ने जा रहे हैं, वे सभी योग के बारे में आप सबों को पूर्व से ज्ञात है। तो आइए चलते हैं, हम लोग आज की विषय वस्तु शुरू करते हैं। यूं समझा जाए कि यह पुनरावृत्ति की ही कक्षा है या बेसिक की कक्षा है। तो कभी कभी हम लोगों को बेसिक की बातों को भी जान लेना चाहिए या पुनरावृत्ति कर लेना चाहिए। तो सबसे पहला सूत्र, कई योग एकाधिपत्य योग में एक योग नहीं आते, कई योग हैं एकाधिपत्य में। उदाहरण कुंडली में बनने वाले पंच महापुरुष योग में कोई भी एक योग पंच महापुरुष योग जो होता है, उस योग में कोई भी एक योग अगर बने, पंच महापुरुष योग अगर बनता है कोई भी एक या दो, यह एकाधिपत्य योग की श्रेणी में आता है। अगर मंगल देव कुंडली में केंद्र भाव, इन चारों भावों में कहीं भी मंगल देव अगर एक 8 या 10 नंबर की राशि में होते हैं तो यह योग बनता है। अब इसकी भी श्रेणियां अगर की जाए तो 10 नंबर की राशि में उत्तम, 1 नंबर की राशि में उससे कम, 8 नंबर की राशि में उससे भी कम देखने को मिलते हैं इनका प्रभाव। तो यदि मंगल देव उच्च के होकर के लग्न कुंडली में बने बैठे हो केंद्र भाव में, तो यह रोचक योग का निर्माण होता है। साथ में इस रोचक योग में मान लीजिए कि यहीं पे 10 नंबर की राशि में अगर 10 नंबर की राशि यहाँ पर हो, मंगल देव यहाँ पर हो गए, तो यह पंच महापुरुष योग बना। और इस मंगल को अगर देव गुरु बृहस्पति के द्वारा देख लिया जाए तो और
यहाँ पर तो इनकी नीच की दृष्टि हो गई, थोड़ा खराब हो गया। परंतु अगर यही शनि के द्वारा देख लिया जाए तो उत्तम हो जाता है। यह हानि हो जाएगा? नहीं होगा, कर्म क्षेत्र में और अच्छी सुविधा मिल जाएगी, क्योंकि शनि देव की यह अपनी राशि हो गई एवं शनि देव की तत्कालिक मित्रता भी हो गया। शनि देव मंगल को शत्रु मानते हैं, लेकिन तत्कालिक मित्रता हो जाने से सम की स्थिति बनी, यानी कि मंगल देव जो भी अपना कार्य करना चाहेंगे, यह नुकसानदायक स्थिति में शनि देव नहीं डालना चाहेंगे। शनि देव की अपनी ही राशि है, इसलिए शनि अपनी राशि को जब देखते हैं तो अच्छा ही फल देते हैं। हाँ, मंगल देव के द्वारा रोचक योग बन रहा हो और मंगल देव नवमांश में नीच के हो जाएं, अगर नवमांश में कर्क राशि के हो जाएंगे तो बुरे फल देंगे, तब यह रोचक योग का उतना फल देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, यह देखना होगा कि वर्ग कुंडली में, वर्ग कुंडलियों में किस राशि, किस वर्ग कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी है। जिस वर्ग कुंडली में मंगल देव की स्थिति अच्छी होगी, जीवन के उस क्षेत्र में यह व्यक्ति अपने आप में अव्वल होगा। यह व्यक्ति को साहसी एवं शक्तिशाली बनाते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में इनका साहस का परचम ही लहराएगा। यह भी एक आधिपत्य योग है। हाँ, अगर मंगल देव पर कुंडलियों में खराब हो, नवमांश में खराब हो, या यहीं पे शनि से ही दृष्ट हैं, लेकिन अगर यहीं शनि की 7वीं दृष्टि होती तो यह थोड़ा ज्यादा नुकसानदायक हो जाता। शनि की 10वीं दृष्टि भी अगर होती तो उतने खराब के नहीं माने जाते, परंतु यहाँ पर मकर राशि है तो शनि देव यहाँ पर क्या होते, नीच के होते तो खराब हो जाते। यानी कि शनि देव की तीसरी दृष्टि ही कुछ लाभदायक हो सकती है, ये नहीं कि यहाँ शनि की दृष्टि पड़ी तो फलदायक हो जाएगा। अगर यहाँ पर होंगे शनि देव तो कर्क राशि में होंगे, एक तो शत्रु राशि में हो गए, मंगल को शत्रु दृष्टि से देखेंगे, तत्कालिक शत्रुता भी हो गई, तो यह रोचक योग कहाँ तक लाभकारी होगा? नहीं होगा गुरुदेव। तो इसका, तो इसका भी हम सबों को ये करना चाहिए। ठीक यही नियम शेष सभी ग्रहों पर लगते हैं, यही नियम शेष सभी ग्रहों पर लगते हैं। यदि बुध देव से भद्र योग बन रहा हो तो यह व्यक्ति को बुद्धिमान बनाते हैं एवं दैनिक कार्यों में, जो हम अपने दैनिक उन्नति के लिए अगर कुछ कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता प्रदान करते हैं बुध देव। अगर इसी केंद्र भाव में कहीं भी बुध देव 3 या 6 नंबर की राशि में अगर बैठते हैं तो यह भद्र योग का निर्माण करते हैं। अब 6 नंबर की राशि में होगा तो थोड़ा ज्यादा ही, 3 नंबर की राशि में होगा तो कम, क्योंकि 6 नंबर की राशि इनकी अपनी मूल त्रिकोण राशि एवं उच्च की भी राशि है, इसलिए थोड़ा ज्यादा फलदायक हो जाएगा। एवं मिथुन राशि में अगर होंगे तो थोड़ा कम। अगर बुध देव के द्वारा भद्र योग बन रहा है और देवगुरु बृहस्पति के द्वारा देखे जाते हैं, अगर यहीं पे 6 नंबर की राशि हो जाए, 3 नंबर की राशि यहीं पे बुध देव हो और बुध देव को देवगुरु बृहस्पति देख रहे हो, तो यह कितना उत्तम होगा, इसका आकलन आप सभी व्यक्ति कर सकते हैं। क्योंकि बुध देव भी ज्ञान बुद्धि के कारक हैं, तो यह देवगुरु बृहस्पति ज्ञान बुद्धि के विस्तारक हैं। तो व्यक्ति अपनी बुद्धिमानी इनके जीवन के हर क्षेत्र में देखने को मिलेगा, इसे भी एकाधिपत्य योग कहा जाता है। इसके बाद में शुक्रदेव, अगर कुंडली में केंद्र भाव में शुक्रदेव 2, 7 या 12 नंबर की राशि में शुक्रदेव अपने उच्च की राशि में हो या अपने स्वराशि के हो तो मालव्य योग का निर्माण होता है। यह व्यक्ति जीवन में सदैव सुखी जीवन व्यतीत करता है, भोग विलास एवं संपन्न बनाने का प्रयास करते हैं।
संपन्नता प्रदान करते हैं। हाँ, अब इसमें 12 नंबर की राशि में हो तो ज्यादा, 7 नंबर की राशि में हो तो उससे कम। इनकी 12 नंबर की राशि इनकी उच्च की राशि होती है, 7 नंबर की राशि मूल त्रिकोण राशि है, 2 नंबर की राशि इनकी अपनी तो है ही, लेकिन मूल त्रिकोण तो नहीं है, कुछ फल कम देते हैं। शनि से शश योग बनता है, गुरु से भी योग बनते हैं, गुरु से हंस योग बनता है। तो ये सभी जो पंच महापुरुष योग हैं, यह इन योगों को एकाधिपत्य योग कहा जाता है। तो एकाधिपत्य योग में पंच महापुरुष योग हो गए, साथ में और भी इसके कई चीज हैं। यदि बुधदेव की राशि में, यदि बुधदेव की राशि में या सूर्य देव की राशि में, यानी कि 3, 6 या 5, इन तीनों में से किसी एक राशि में अगर सूर्य बुध की युति हो, या लग्नेश की राशि में, या किसकी राशि में, लग्न में ही, लग्नेश की। हाँ, लग्न में ही या लग्नेश की अगर दूसरी राशि भी है, केवल कर्क राशि या सिंह राशि ऐसी है जिसकी, जो एक ही राशि के स्वामी एक ही होते हैं, अन्य सभी ग्रहों की दो दो राशियां हैं, तो हम कह सकते हैं कि लग्नेश की राशि में या लग्न में सूर्य बुध की युति बने, या सूर्य बुध, सूर्य भी जिसको मित्र मानते हो और बुध भी जिसको मित्र मानते हो, ऐसे कोई ग्रह हैं उनकी राशि में। तो सूर्य देव मित्र मानते हैं सूर्य मंगल गुरु को, बुध देव मित्र मानते हैं सूर्य शुक्र को केवल, अन्य को सम मानते हैं। तो यह नियम तो यहां लगता नहीं। सूर्य को मित्र मानते हैं बुध भी, और बुध भी सूर्य को मित्र मानते हैं। तो यहाँ पर तो हमने लिख ही लिया, क्योंकि सूर्य देव की ये राशि है और बुद्धादित्य योग बन रहा है इनके से। साथ ही यदि पंचम भाव या पंचमेश की राशि में सूर्य बुध की युति बनी हुई हो, तो इसे बुधादित्य योग कहते हैं। यह भी बहुत अच्छा फल देता है। यह मान सम्मान धन वैभव तो प्रदान करता ही है, परंतु यह मान सम्मान भी प्रदान करते हैं। लेकिन यह देखना होगा, अब मान ली जाए कि लग्न में ही सूर्य बुध की युति है और यह नवमांश में खराब हो जाए, अधिकांशतः बरकुंडलियों में शत्रु राशि में हो जाए, बरकुंडलियों में कुंडली के छठे 8वें 12वें में हो जाए, तो बल कम हो गया। और जिस क्षेत्र में, जिस क्षेत्र नहीं, जिस बरकुंडली में सूर्य एवं, कहने का मतलब सूर्य एवं बुध की युति भी हो, यदि लग्न में ही है, और यदि D24 कुंडली में अगर सूर्य एवं बुध दोनों की स्थिति अच्छी है, यानी कि अपने स्वराशि के हैं, अपने मित्र राशि के हों, कुंडली के शुभ भाव में बैठे हुए हों, और लग्न कुंडली में बुद्धादित्य योग बना हुआ हो, फिर विद्या के क्षेत्र में इतना गहन अध्ययन होता है कि विद्या के मामले में मान सम्मान काफी मिलती है। विद्या के क्षेत्र में मान सम्मान काफी मिलता है, जिसके कारण इसे भी एकाधिपत्य योग कहा जाता है। और भी योग हैं जिसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। महालक्ष्मी योग किसे कहा जाता है, यदि किसी सदस्य को पूर्व से मालूम हो तो कह सकते, अपनी बात रख सकते हैं। आप लोग जब बोलते हैं तो अच्छा लगता है, क्लास में, कक्षा में मन भी लगता है कि हाँ जी। तो महालक्ष्मी योग, महालक्ष्मी योग जो होता है, यह कुंडली में
चंद्रमंगल योग को ही महालक्ष्मी योग कहा जाता है। चंद्रमंगल एवं चंद्रमा की यदि युति होती है तो इसे महालक्ष्मी योग कहा जाता है। लेकिन यह क्या देता है हमें? धन वैभव देता है, धन दिलाता है। क्या देता है? धन दिलाता है, धन दिलाता है। धन दिलाता है। तो धन दिलाने वाला भाव कौन है? 11वां भाव को लाभ भाव कहा जाता है। यदि लाभ भाव में ही मंगल चंद्रमा की युति हो या इसके सहयोगी भाव, 11वें भाव के सहयोगी भाव, 10म भाव को भी कहा जाता है, दूसरे भाव को भी कहा जाता है, या यहां से भी कहा जाता है। यही तो स्थिर आय है, या यहाँ हो, पंचम भाव में हो या नवम भाव में हो, तो यह ज्यादा फायदे कारक होता है, ज्यादा लाभ देता है। क्योंकि नवम भाव ऐसा भाव है जिसे भाग्य भाव कहा जाता है। अगर चंद्र मंगल की युति इन शुभ भावों में हो, धन से संबंधित भाव में हो, एवं D10 कुंडली में भी चंद्रमा एवं मंगल की स्थिति अच्छी हो, यदि परस्पर संबंध बन रहा हो, तो आय के क्षेत्र में जब हमारा कर्म ही अच्छा हो जाएगा, व्यवसाय नौकरी अच्छी हो जाएगी, तो अपने आप धनागम होने लगेगा। धनागम फिर होगा या नहीं होगा? जी गुरुजी होगा। D10 और कौन सा बोला गुरुदेव? नहीं, D10 कुंडली में यदि चंद्रमा एवं मंगल की स्थिति अच्छी हो और कुंडली के शुभ भाव में भी हो, और लग्न कुंडली में चंद्र मंगल योग बन रहा हो, या चंद्र मंगल योग D10 कुंडली में भी बन जाए और शुभ भाव में बन जाए, तो क्या होगा? बहुत ही अच्छी स्थिति हो जाएगी धन की। इसे भी एकाधिपत्य योग कहते हैं। और भी कई योग हैं। एकाधिपत्य योग केवल शुभ योगों से ही नहीं बनते, एकाधिपत्य योग और भी कई चीज हैं। एकाधिपत्य योग में बुरे योग भी आते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योग गुरु एवं राहु की युति है। इसे बुरा योग कहा जाता है। या गुरु केतु की युति, दोनों बात एक ही है। और अंशात्मक मान भी सन्निकट हो, तो यह चंडाल योग बन जाता है। यह प्रायः अशुभ माना जाता है और देखने में भी आता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा दिग्भ्रमित रहता है, कभी कभी तो अपने गुरुजनों से भी जिरह कर लेता है, तर्क करने लगता है, जबकि गुरु जी से तो तर्क करना ही नहीं चाहिए। दुनिया में तो एक ही चीज है जो तर्क नहीं किए जाते, वहां पे सिर्फ बातें स्वीकार की जाती है। वह शब्द गुरु का है, वह शब्द गुरु का है। गुरु से तर्क किया जाए, नहीं करना गुरु चाहिए से गुरुदेव। तर्क किया जा सकता है क्या? नहीं करना चाहिए गुरुदेव। और इसमें कितना डिग्री तक होना चाहिए डिफरेंस? नहीं, डिफरेंस नहीं ना, ये तो जितना क्लोज होगा, जितना अंशात्मक मान नजदीकियां होगी, उतना ही चंडाल दोष ज्यादा प्रभावी हो जाएगा। खास करके जब भी राहु या किसी भी ग्रह की युति हो, तो इसको तीन इसके कैटेगरी पाए जाते हैं। हम लोग इसके तीनों की चर्चा भी कर ले रहे हैं। सबसे पहला कि राशि तीनों की एक हो। क्या हो तीनों की राशि? भले तीनों करें, दोनों की राशि गुरु एवं राहु दोनों की राशि एक ही हो, यानी कि एक ही राशि में हो, यानी कि एक ही भाव में हो। गुरु एवं राहु की युति या केतु की युति एक ही भाव में हो, एक यानी कि राशि एक हो, नक्षत्र भी एक ही हो, एवं नक्षत्र के चरण भी एक ही हो,
यानी कि नवमांश कुंडली में भी ग्रह से युक्त हो, यानी कि जो युति लग्न कुंडली में बनी हुई है वही युति गुरु राहु की यहाँ बन गई, तो नवमांश कुंडली में भी गुरु राहु की युति अगर बन जा रही है तो स्पष्ट है कि यह तीनों वहां पे लागू हो रहे हैं, तब तो यह और ज्यादा खराब है, तब तो बहुत ज्यादा था। और तीनों में से कोई, यह तो 100% हो गया, 100% हो गया। अगर कोई दो एक हो रहा है, जैसे राशि और नक्षत्र एक है तो 66%, केवल राशि में ही, एक ही राशि में है, नक्षत्र अलग हो गए तो चरण अलग हो ही जाएगा, तो 33%। कभी कभी ऐसा होता है कि अलग अलग राशियों में भी रहने पर भी ग्रहण योग का निर्माण हो जाता है, कभी कभी राशियों के अलग रहने पर भी ग्रहण योग का निर्माण होता है। यह ग्रहण दोष जो होता है यह ग्रहों के दूरियों के आधार पर निर्भर करता है। अब मान लिया जाए कि देव गुरु बृहस्पति यही चौथे भाव में 28 डिग्री के हैं एवं राहु देव पंचम भाव में 3 डिग्री के हैं, तो क्या हुआ, ग्रहण योग बना या नहीं बना? बना, 5 डिग्री अंतर है। 5 डिग्री अंतर है, कुछ ना कुछ अपना प्रभाव देंगे ही देंगे। हो सकता है कि नक्षत्र एक नक्षत्र एक ही हो सकता है। यह भी हो सकता है कि नक्षत्र अलग हो सकते हैं, लेकिन अंशात्मक दूरियां तो काफी नजदीक हो गया। यह 28 2 30 और 3 5 अंशों के ही तो अंतर है, कुछ ना कुछ जीवन में देखने को मिलेगा। लेकिन यही चंडाल दोष अगर ज्यादा प्रभावी हो, यानी कि जो अभी हमने कहा राशि नक्षत्र एवं नक्षत्र के चरण या लग्न कुंडली में भी राहु केतु से युति बन रही है, और राहु या केतु से लग्न कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की युति बन रही है और नवमांश कुंडली में भी बन रहा है, तो यह ज्यादा प्रभाव देता है जीवन के हर क्षेत्र में। जब भी व्यक्ति कोई काम करना शुरू करेगा, बातचीत करेगा, हमेशा जिरा कर लेगा या कोई बातचीत का दिन भ्रमित होता रहेगा, मन नहीं लगेगा। पढ़ने बैठे, अगर विद्यार्थी है तो पढ़ने बैठ रहा है तो कुछ ही देर तक पढ़ेगा, फिर उसके बाद में अनायास ही अलग अलग प्रकार के अन्य बातें ध्यान में आने लगेगा। यह राहु के कारण ऐसी होती है। तो यह केवल गुरु के साथ में ही नहीं, अन्य ग्रहों के साथ में भी यही नियम लागू होता है। यह बुरा फल है, यह अच्छा नहीं माना जाता। लेकिन यह देव गुरु बृहस्पति के साथ में यदि होता है तो यह एकाधिपत्य योग पर होता है, माना जाता है, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं अपने ज्ञान विवेक से करते हैं। जब ज्ञान विवेक ही कमजोर हो जाए, खराब हो जाए, तो जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रभाव दिखता है, जीवन के हर क्षेत्र में दिखता है और हमारा जीवन दुभर हो जाता है। इसी प्रकार केंद्रुम दोष भी है, इसी प्रकार केंद्रुम दोष भी है, जिसका प्रभाव जीवन के हर क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसे एकाधिपत्य योग इसे भी कहा जा सकता है एवं कहा भी जाता है। अब केंद्राधिपत्य दोष क्या है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लें। तो कुंडली में कहीं भी चंद्रमा हो, कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में हो, मान लिया जाए कि चंद्रमा यहीं पे है, तो चंद्रमा से के 12वें या चंद्रमा के दूसरे कोई भी ग्रह ना हो, एक कंडीशन तो ये होता है, यानी कि चंद्रमा के दूसरे एवं 12वें कोई ग्रह न हो। एक दूसरा, चंद्रमा को कोई ग्रह देख नहीं रहा हो, कोई ग्रह चंद्रमा को नहीं देख रहा हो, यानी कि चंद्रमा अब यहीं पे शनिदेव हो जाएंगे तो शनिदेव चंद्रमा को देख लिए तो फिर केंद्राधिपत्य भले केंद्रुम दोष नहीं हुआ, या देवगुरु बृहस्पति देख लिए
तो केंद्र में योग नहीं हुआ। या सातवें कोई भी ग्रह है बैठा हुआ है, केंद्र में योग नहीं हुआ। या चंद्रमा से केंद्र में कोई ग्रह न हो। तीसरा, चंद्रमा से चौथे, सातवें या 10वें कोई भी ग्रह न हो तो केंद्र में योग होता है। चौथा, जब केंद्र की बात कर लिए तो साथ में भी हो सकता है, तो साथ में हो गया तो लग्न में ही हुआ, चंद्रमा के साथ हो गया तो यह तो केंद्र में ही आता है, यानी कि चंद्रमा के साथ में भी कोई ग्रह ना हो, यानी कि चंद्रमा पर किसी भी ग्रह का कोई प्रभाव न हो। तो चंद्रमा क्या है? मन है। मन चंचल होता है, मन को स्थिरता चाहिए, मन को स्थिरता चाहिए। तो स्थिरता प्रदान करने वाला जब कोई ग्रह है ही नहीं तो यह केंद्र योग कहा जाता है। यह भी प्रायः जीवन के हर क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कमी देता ही रहता है। गुरुजी, राहु केतु को इसमें लेंगे कि नहीं? नहीं, क्योंकि राहु एवं केतु को इसमें ले ही नहीं सकते, क्योंकि राहु एवं केतु कोई ग्रह है ही नहीं। हर एक चीज की चर्चा हम लोग भूल गए। वह क्या? गुरु चंडाल दोष में अगर देव गुरु बृहस्पति जब भी होते हैं तो केंद्र भाव के ही स्वामी होते हैं या त्रिकोण भाव के स्वामी होंगे। तो अगर देव गुरु बृहस्पति केंद्र त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और उसके साथ में अगर यहीं पे 9 नंबर की गिनती है तो यहाँ 12 है, तो यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 है, और फिर यहाँ गुरु राहु की युति हो जाए तो यह चंडाल दोष समय के अंतराल आने पर यह कभी कभी बड़ा अच्छा फल भी दे देता है। अनायास ही देता रहता है, जीवन भर देता रहता है, हमेशा नहीं देता, कभी कभी देता रहता है। और वहीं कभी कभी जो देगा इतना अच्छे ढंग से देगा कि जीवन को बदल देता है। या देव गुरु बृहस्पति केंद्र भाव के स्वामी हो और देव गुरु बृहस्पति के साथ में राहु त्रिकोण में यानी कि पंचम भाव या नवम भाव में हो जाए या लग्न भाव में हो जाए तो भी कभी कभी अच्छे फल दे देते हैं, क्योंकि यह सूत्र लागू नहीं होना चाहिए। जब चंडाल दोष लग रहा हो तो देव गुरु बृहस्पति एवं राहु की युति जो बनी तो यह राजयोग प्रदाता भी हो जाता है। कब? जब यह यदि केंद्र भाव के स्वामी अगर देव गुरु बृहस्पति हैं और त्रिकोण में राहु गुरु की युति बनी तो यह एक प्रकार का राजयोग भी हो जाता है, जिसे विशेष राजयोग कहते हैं। यदि देव गुरु बृहस्पति त्रिकोण भाव के स्वामी हैं और केंद्र भाव में गुरु के साथ में राहु की युति बन जाए तो भी यह राजयोग कारक हो जाता है। उस स्थिति में चंडाल दोष एकाधिपत्य दोष में नहीं आएगा। बातें स्पष्ट हुई? बहुत बढ़िया गुरुजी, एक बार फिर से बोलिए। हमने कहा है कि जो चंडाल दोष के बारे में जो हम लोगों ने अभी चर्चा किया कि चंडाल दोष जीवन के हर क्षेत्रों में कुछ ना कुछ देखने को मिलता ही है अगर चंडाल दोष बना तो। लेकिन यदि चंडाल दोष बन रहा है तो केंद्र या त्रिकोण भाव में यदि चंडाल दोष बने तो यह देखना होगा कि देव गुरु बृहस्पति भिन्न भावों के स्वामी है या नहीं है। यदि केंद्र भाव में राहु एवं गुरु की युति बनती है या केतु की युति बन जाती है, अंशात्मक मान भी नजदीक में है, और वहीं देव गुरु बृहस्पति यदि त्रिकोण भाव के स्वामी हैं तो यह चंडाल दोष एकाधिपत्य योग में नहीं आएगा, क्योंकि त्रिकोण भाव के स्वामी के साथ में जब राहु केंद्र में बैठता है तो राजयोग प्रदान करता है। या केंद्र भाव के स्वामी यदि देव गुरु बृहस्पति हो जाते हैं और फिर या त्रिकोण में बैठते हैं तो भी राजयोग कारक हो गए। कहने का मतलब यह है कि राहु किसी भी ग्रह के साथ में कहीं भी बैठता है, किसी भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह हो, यदि वह पंचमेश या नवमेश है या त्रिकोण भाव का स्वामी है, उसके साथ में केंद्र में कहीं भी बैठता है तो राजयोग दे देता है। यह एक विशेष नियम है, फिर वहां पर यह एकाधिपत्य योग का प्रभाव नहीं बनता। बातें स्पष्ट हो गई? जी गुरु।
अंगारक योग भी है, यह जीवन के हर क्षेत्र में कुछ न कुछ चोट चपेट दुर्घटना इत्यादि देता ही रहता है। अब वह जिस भाव में राहु और मंगल की युति बने या राहु केतु की युति बन जाए, यह क्या होता है, अंगारक योग का निर्माण करता है। युति बन जाए तो यह कुंडली के जिस भाव में बन जाता है उस भाव से संबंधित हमेशा दुर्घटनाएं ब्रेकअप देता ही रहता है। कभी कभी यही राहु एवं मंगल की युति अकाल मृत्यु की संभावनाओं पर भी बल दे देता है, क्योंकि मंगल और राहु की युति हो या मंगल केतु की युति हो, बात तो एक ही है। यदि केतु की भी युति है तो दृष्टि तो राहु का पड़ ही रहा है ना। यदि राहु मंगल की साथ में युति है तो केतु का दृष्टि पड़ ही रहा है, तो यह अंगारक योग दे देता है। तो कुंडली के जिस भाव में यह योग बन जाता है उस भाव से संबंधित हमेशा समस्याएं देता ही रहता है। खास करके इसे आयु भी प्रभावित होता है। इसे एक्सीडेंट योग भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं जी, कहते हैं गुरुदेव। तो जब एक्सीडेंट योग हो गया तो अकाल मृत्यु हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। एकाधिपत्य योग का लाभ उठाने के लिए शुभ ग्रहों को मजबूत करना चाहिए। यदि मंगल देव से जो अभी युति बनी, हम लोगों ने अंगारक योग पर चर्चा किया, यदि इस प्रकार के योग बन रहे हैं तो कुंडली में दो शुभ ग्रह ऐसे होते हैं, किसी एक शुभ ग्रह जो शुभ भाव के स्वामी हो, उनको यदि हम मजबूत करते हैं, भले ही उनकी दृष्टि पड़ रही हो नहीं पड़ रही हो, वो लाभ दे देते हैं। शुभ ग्रहों की युति से मतलब शुभ ग्रहों से युति या दृष्ट हो या नहीं हो, लेकिन वह लाभ अवश्य देते हैं। अब वह किस ग्रह का हम उपाय करेंगे, यह तो अपने विवेक के ऊपर में निर्भर करता है कि हम गुरु का करें कि शुक्र का करें। जो ग्रह शुभ भाव के स्वामी हो जाए, यदि देव गुरु बृहस्पति शुभ भाव के स्वामी है, केंद्र भाव के या त्रिकोण भाव के स्वामी है और शुभ भाव में बैठे हुए हैं, तो देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करेंगे। यदि शुक्र देव केंद्र या त्रिकोण भाव के स्वामी होकर शुभ भाव में बैठे हुए तो उनको करेंगे, या चंद्रमा शुभ भाव के स्वामी होकर शुभ भाव में बैठा हुआ है कहीं, तो चंद्रमा का उपाय करेंगे। नहीं, शुभ ग्रहों को बल देंगे अंगारक दोष से समाप्ति के लिए या प्रभाव कम करने के लिए। जीवन में उतार चढ़ाव सदैव आते जाते रहते हैं, इसलिए धैर्य रखना चाहिए। यदि अशुभ ग्रहों से संबंधित अगर एक आधिपत्य योग बन रहा है तो सकारात्मक विचारधारा रखनी चाहिए। अति विश्वास किसी पर ना करें, स्वयं पर भी ना करें। अहंकार से दूर रहना चाहिए। खास करके यदि कुंडली में रोचक योग बन रहा हो, हंस योग बन रहा हो, भद्र योग बन रहा हो, मालव्य योग बन रहा हो या सस योग बन रहा हो, ऐसे व्यक्ति को अति विश्वास जिसे कहा जाता है उससे बचना चाहिए। अपने ऊपर भी सही ना करें, अपने कर्तव्यों पर ज्यादा विश्वास करें, न कि अपने पर या किसी दूसरे पर विश्वास करें। यदि यह योग पंच महापुरुष बन भी रहा है और आप अत्यधिक दूसरों पर विश्वास भरोसा करते हैं या आप अपने पर स्वयं पर कर लेते हैं, तो वह योग उतना फलदायी नहीं होता जितना होना चाहिए। पंच महापुरुष का मतलब होता है, महापुरुष वही बनते हैं जो
किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देते, ना अपने पर न किसी भी चीज पर, सिर्फ अपने कर्तव्यों पर ध्यान देते हैं, वही महापुरुष कहे जाते हैं। महापुरुषों में अहंकार नहीं होता। क्या महापुरुषों में अहंकार देखने को मिलता है? नहीं गुरुदेव। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति की लग्न कुंडली में, लग्न में ही मंगल देव बैठे हुए, लग्न में, और वह मंगल केतु से दृष्ट हो, सूर्य से दृष्ट हो या शनि से दृष्ट हो, लग्न में मंगल हो और सूर्य से दृष्ट हो या केतु या राहु से युक्त दृष्ट हो या शनि के द्वारा दृष्ट हो, तो हम लोग फलादेश में क्या करते हैं, यही कहते हैं ना कि दुर्घटनाओं से आपको सदैव सचेत रहना चाहिए, नहीं तो दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बनती है। तो वह दुर्घटनाएं कब हो सकती है, एक्सीडेंट कब हो सकता है, जब मंगल की दशा चलेगी, हमेशा तो नहीं। तो दशाओं में ध्यान रखते हुए अपने आप को संयमित भी बनना चाहिए। ज्योतिषीय ज्ञान का उपयोग करके व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। कुंडली में जितने शुभ महायोग हैं या जितने अशुभ महायोग है, सभी एक ही योग कुंडली को अच्छा सर्वोत्तम बना देता है, या एक ही योग कुंडली को कमजोर भी बना देता है। बना देता है कि नहीं बना देता है? तो जब एक ही योग है, एक ही योग के कारण कुंडली अच्छी हो जाए, भाग्य अच्छा हो जाए, वैसे योग को एकाधिपत्य योग कहते हैं। या कोई एक योग ऐसा बन जाए जिससे अन्य सभी बने हुए अच्छे योगों को खराब कर दे, उसे एकाधिपत्य योग कहते हैं। कुछ भावेशों के गुरुजी, भी हाँ बोला जाए, जैसे बोला जाए। कभी 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 कुंडली हम लाते हैं लड़का लड़की लोग का, तो कहीं कहीं से कोई कहते हैं कि एकाधिपत्य योग बन रहा है, तो कैसे? हाँ, तो यही सब तो है। तो कुंडली मिलान में एकाधिपत्य योग, तो उसके बारे में कुछ कहिएगा, तब तो पता चलेगा कि हाँ किस चीज के बारे में कुछ तो मिले। दोनों को मिलाकर एकाधिपत्य योग या क्या? राशि और नक्षत्र का एकाधिपत्य योग बनता है। हाँ, तो आप जब बोले रहते ना, उस रोज आपने नहीं कहा था कि यहाँ कुंडली मिलान के समय में एकाधिपत्य योग, तो उस पर चर्चा हम कर देते। हम तो जनरली ऐसे ही समझे थे, तो हमने याद किया। तो आप बढ़िया डिटेल से समझ गए गुरुजी, इसको नहीं समझ रहे थे तो इतना आ गया। उसमें जैसे कि कहीं कहीं एकाधिपत्य योग हो जाता है, तो कहीं कहीं नाड़ी दोष लगता है, फिर भी एकाधिपत्य योग है, तो बढ़िया है उस पर। सप्तम भाव से क्लास चल रही थी ना उस दिन। अच्छा जी, मुहूर्त में विचार होगा। हाँ हाँ। हालांकि आज की यह कक्षा उत्तम रही। इसके अलावे भावेशों के भी स्थान परिवर्तन से एकाधिपत्य योग का निर्माण होता है। भावेशों के स्थान परिवर्तन से भी एकाधिपत्य योग का निर्माण होता है, जिसको महायोग कहा जाता है। जिसको महायोग कहा जाता है, वह कौन है? तो वह किस किस भावों से, तो अभी हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे यह हुआ लग्न, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां एवं 12वां। इनमें से कुंडली के
छह भावों के स्वामियों के स्थान परिवर्तन से, कुंडली के 6 भावों के स्वामियों के स्थान परिवर्तन से महायोग का निर्माण होता है। यह अपने आप में महान स्थितियां हैं। वह क्या है? तो लग्नेश का, यदि लग्नेश का राशि स्थान परिवर्तन दूसरे भाव से हो जाए, चौथे भाव से हो जाए, 5वें से हो जाए, 7वें से हो जाए, 9वें से हो जाए, 10वें से हो जाए या 11वें से हो जाए, तो यह भी महायोग ही कहा जाता है। परंतु इन दोनों की स्थिति, नवमांश कुंडली वगैरह, ग्रहों का बल भी अच्छा होना चाहिए। यदि ग्रहों का बल अच्छा ना हो, ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं हो वर कुंडलियों में, तो नहीं मिलेगा। अब यही लग्नेश एवं दशमेश का स्थान परिवर्तन हो जाए लग्न कुंडली में, परंतु D10 कुंडली में दोनों में से कोई एक ग्रह नीच का हो जाए, या D10 कुंडली में यह कुंडली के 6ठे, 8वें या 12वें में से किसी एक भाव में हो जाए, दोनों में से कोई एक, तो क्या यह महायोग प्रभावी हुआ? नहीं हुआ। अगर यह D10 कुंडली में भी अपने लग्नेश एवं दशमेश अपने मित्र राशि का होकर केंद्र या त्रिकोण में हो जाए, फिर क्या होगा? शुभ हो प्रभावी जाएगा। राजयोग हो जाएगा। तो यह महायोग हो गया। इसको भी एकाधिपत्य योग में श्रेणी में ला सकते हैं। अगर पंचमेश से ही अगर हो जाए तो, अगर लग्नेश एवं पंचमेश का राशि परिवर्तन हो जाए एवं D24 कुंडली में भी यह संबंध बने, या शुभ भाव में हो करके बलवान स्थिति में हो, शुभ भाव में भी हो, अपने मित्र राशि, स्वराशि, अपने उच्च की राशि के होकर हो जाए, फिर क्या होगा? विद्या बुद्धि के क्षेत्र में लाभ होगा। लाभ ही नहीं होगा, बहुत अच्छा फल मिल जाएगा। लाभ तो थोड़े मोड़े को भी कह सकते हैं। हाँ, अब यह इसकी स्थिति जितनी मजबूत होगी उतनी। ठीक इसी प्रकार दूसरे भाव के स्वामी का भी है। इन्हीं दूसरे का स्वामी का राशि परिवर्तन, तो ऐसी स्थिति दूसरे भाव के स्वामी से भी, चौथे भाव के स्वामी से भी, इन्हीं शुभ भावों का, जिन जिन भावों का हम लोगों ने अभी चर्चा किया, किस किस भाव का चर्चा किया, तो लग्न, दूसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 9वां, 10वां या 11वां, इन सभी भावों में से हाँ, 11वें भाव लाभ भाव है, इच्छा भाव है, परंतु आय की बात हो तो 11वां आय से संबंधित प्रश्न के लिए। गुरुदेव प्रश्न है, हाँ जी, बोलिए। अगर सूर्य चंद्र लगने से तो फिर यह महायोग प्रभावित करेगा? हाँ जी, लगने से तो क्या हुआ? यह योग का लाभ कौन लेगा? लगने से लाभ लेता है ना। लगने से सदैव सभी ग्रहों के किसी ग्रह को उतना शत्रु नहीं मानते ही नहीं है, क्योंकि लाभ तो उन्हें ही लेना होता है, लाभ लगने को ही लेना होता है। तो अगर शत्रुता भी रहती है तो उतना यह शत्रुता प्रभावी नहीं होती। हाँ, यदि संबंधित ग्रह लगनेश न हो तो वह किसी भी ग्रह से नैसर्गिक रूप से जो शत्रुता है वह थोड़ा ज्यादा ही प्रभावी हो जाता है, लेकिन लगनेश सभी को मित्र ही समझिए कि मानते हैं, क्योंकि लाभ तो उन्हीं को लेना होता है। और यदि आपको फायदा मिल रहा हो तो क्या आप किसी चीज का फायदा छोड़ देंगे? दुश्मन से भी अगर कुछ मिल रहा है, आपको लाभ मिल रहा है, तो फिर नजरअंदाज नहीं कर देते हैं कि यह दुश्मनी कब क्या है। तो स्थितियों के आधार पर कभी कभी दुश्मन को भी लोग अपना मित्र बना लेता है और लाभ लेता है। तो जीवन के हर क्षेत्र में वही प्राकृतिक नियम ही है, कोई अलग से नहीं है।
तो आशा करते हैं कि आज की यह पूरी विषय वस्तु आप सबों को समझ में आया भी होगा, और अगली कक्षा में हम लोग अन्य किसी विषय वस्तु पर मंगलवार को चर्चा कर लेंगे। कल से पुनः सप्तम भाव से संबंधित विषय वस्तु पर चर्चा की जाएगी, और हमारा विचार है कि कल से संतान से संबंधित चर्चा किया जाए, क्योंकि संतान सप्तम भाव विवाह शादी पर तो ढेर सारे हम लोगों के कक्षाएं हो चुकी। यदि कोई कक्षा किसी विषय वस्तु की अगर आप लोगों को बाकी रह रहा हो कि हाँ इस विषय वस्तु पर भी दाम्पत्य जीवन से संबंधित इस विषय वस्तु पर कक्षा की जाए, तो हम उस पर भी आयोजित करेंगे। लेकिन कल से पुत्र भाव पर संबंधित चर्चा कक्षा में हम लोग करेंगे। यदि किसी सदस्य को आज की कक्षा के बारे में अगर कोई बात रखना हो, कहना हो, तो आप लोग अपने विचार को रख सकते हैं।